शहर की भीड़ भाड़ से दूर कच्ची सड़कों और हरे भरे खेतों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव काशीपुर, जहां हरे भरे पेड़, लहराती हुई नदियां और फसलें सब कुछ था। इस गांव में लोग अमीर नहीं थे, लेकिन मेहनत, ईमानदारी और अपनापन हर घर में भरा हुआ था। उसी गांव के कोने में एक टूटा फूटा घर था, जहां सोनू अपनी पत्नी कमला और 10 साल के बेटे कार्तिक के साथ रहता था। सोनू एक किसान था। उनके छोटे से खेत में वो हमेशा मेहनत करता और अपने घर का गुजारा करता। उसके पास 2 गाय, गौरी और चंपा भी थी। इस तरह कई साल बीत गए। कार्तिक अब बड़ा हो गया था। अरे बेटा, अब तू बड़ा हो गया है, तुझे अपनी जिम्मेदारियां समझनी होगी। मैं और तेरी माँ तो सुबह सुबह खेत चले जाते हैं, इसलिए हमारी दोनों गाय गौरी और चंपा को हम चराने नहीं ले जा पाते। इसलिए अब से ये जिम्मेदारी तेरी है कि तू हमारी गौरी और चंपा का ध्यान रखे। ठीक है पिताजी, अब से गौरी और चंपा को खेत पर ले जाकर चराने की जिम्मेदारी मेरी। आप और माँ दोनों निश्चिंत होकर खेत जाइए। तभी वहाँ कमला भी आ जाती है। अजी चलिए, आज तो बहुत देर हो गई। अच्छा बेटा कार्तिक, मैंने नाश्ता बना दिया है, तो याद से नाश्ता कर लेना। हाँ माँ, मैं नाश्ता कर लूँ माँ। फिर दोनों पति पत्नी अपने खेत की तरफ चल पड़े। मेरे माता और पिता मेरे लिए कितना कुछ करते हैं, अब से मैं भी उनके हर एक काम में उनका साथ दूंगा। कार्तिक भी नहा धोकर नाश्ता करने बैठ जाता है। नाश्ता करने के बाद वो अपने दोनों गाय गौरी और चंपा के पास गया और बोला, अरे कैसी हो गौरी और चंपा, आज से तुम दोनों की जिम्मेदारी हमारी। चलो आज तुम्हें चराने ले चलना है। फिर कार्तिक अपनी दोनों गाय गौरी और चंपा को चराने ले जाता है। अरे सुनो गौरी और चंपा, आज तुम दोनों आराम से घास खाना, क्योंकि हमें नदी के किनारे जाना है। तुम्हें तो पता ही है कि मुझे नदी कितनी पसंद है। कार्तिक गौरी और चंपा को खेत में चरने के लिए छोड़ देता है और खुद एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। वाह भाई, गाय चराना भी कितना आसान काम है। बस छोड़ दो, खेत में खुद ही सारा घास खा लेती हैं। जब तक ये दोनों घास खा रही हैं, तब तक मैं नदी के किनारे घूमने चला जाता हूँ। अरे गौरी और चंपा, हम जा रहे हैं नदी के किनारे, तुम दोनों यहीं आराम से घास खाओ, ठीक है? हम जल्दी आ जाएंगे। इतना कहकर कार्तिक नदी की तरफ चल पड़ा। दरअसल कार्तिक को नदी बहुत पसंद थी। वो हमेशा नदी के किनारे जाकर बैठा करता था। कुछ ही देर में वो नदी के पास पहुंच गया। वाह, पता नहीं क्यों नदी के पास आता हूँ तो बहुत सुकून मिलता है। ऐसा लगता है काश यहीं एक घर बना लूं और यहीं रहूं। कार्तिक वहीं बैठ जाता है। धीरे धीरे शाम हो गई। अरे मोरी मैया, शाम हो गई। गौरी और चंपा ने भी घास खा लिया होगा। चलो अब उन्हें घर लेकर चलता हूँ, वरना पिताजी से डांट भी सुनना पड़ेगा। फिर कार्तिक गौरी और चंपा के पास आया। अरे बस भी करो गौरी और चंपा, और कितना घास खाओगी? चलो अब हमें घर चलना है। फिर कार्तिक गौरी और चंपा को लेकर अपने घर लौट गया। रात हो गई। कमरे में एक छोटा सा दिया जल रहा था। कार्तिक अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बगल के कमरे से माँ बाप की धीमी आवाज आ रही थी। अजी, मुझे तो कार्तिक की बहुत चिंता होती है। पता नहीं वो अपने जीवन में क्या करेगा। उसकी उम्र के लड़के शहर जा रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, कमा रहे हैं, और हमारा कार्तिक हमारी गरीबी के कारण यहीं गांव में ही रह गया। कभी कभी मुझे हमारे कार्तिक की बहुत फिक्र होती है कि हमारी गरीबी के कारण हमारा कार्तिक पढ़ लिख नहीं पा रहा। चिंता तो मुझे भी होती है कमला, जब उस भूषण के पोते को देखता हूँ। बचपन में कार्तिक और वो दोनों कितना खेला करते थे, लेकिन आज वो शहर में अच्छी पढ़ाई कर रहा है और हम अपनी गरीबी के कारण हमारे कार्तिक को पढ़ा लिखा नहीं पा रहे। उन दोनों की बातें कार्तिक चुपचाप सुन रहा था। अपने माँ बाप की हर बात उसके दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर उसने आवाज तक नहीं की। रोते रोते न जाने कब वो सो गया। सुबह हो गई।
कार्तिक सोकर उठा और अपने पिता के पास गया। उठ गया कार्तिक बेटा, मैं और तेरी माँ खेत जा रहे हैं, तो तुम गौरी और चंपा का ध्यान रखना। ठीक है पिताजी। कार्तिक के माता पिता खेत चले जाते हैं। कुछ देर बाद भूषण काका कार्तिक के घर आए। प्रणाम भूषण कात्या। खुश रहो बेटा कार्तिक, और कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ काका। अरे बेटा कार्तिक, तेरे पिता सोनू कहाँ हैं? काका पिताजी तो घर में नहीं है, वो और माँ दोनों खेत गए हैं। आपको कुछ काम था क्या? हाँ बेटा, मुझे तेरे पिता से काम था। तुझे तो मेरा पोता आनंद याद ही होगा। अरे क्या बात करते हो काका, मैं भला उसे कैसे भूल सकता हूँ। आखिर वो मेरा बचपन का दोस्त है। हमने साथ में कितना कुछ किया है, जैसे नदी तैरकर पार करना, मुखिया के बगीचे से आम चुराना और भी बहुत कुछ। हाँ, बचपन में तुम दोनों बहुत ही शरारती थे, लेकिन अब वो बड़ा और समझदार हो गया है और अगले हफ्ते वो शहर से कुछ दिनों के लिए गांव आ रहा है। उसे खेतीबाड़ी से जुड़ी कुछ जानकारी चाहिए, तो मैंने सोचा तेरे पिता सोनू से अच्छा उसे कौन सिखा पाएगा। भूषण काका की बात सुनकर कार्तिक की आंखें चमक उठी। उसने खुशी से बोला, क्या बात कर रहे हो काका, मेरा दोस्त गांव आ रहा है। ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई आपने। काका आप चिंता मत करिए, मैं पिताजी से जरूर कहूंगा कि वो आनंद को खेती की सारी जानकारी दें। बेटा कार्तिक, क्या मैं तुझसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ काका, पूछिए बा। बेटा, तेरी उम्र के सारे लड़के पढ़ने शहर चले गए, लेकिन तू अभी भी गांव में है और तू पढ़ाई क्यों नहीं करता? भूषण काका की इस बात से कार्तिक उदास हो गया और बोला, काका आप तो जानते हैं मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं। वो मुझे पढ़ने के लिए शहर नहीं भेज सकते, और ये सब जानते हुए भी अगर मैं उनसे शहर जाकर पढ़ने की जिद करूं तो ये तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैंने कभी अपने माता पिता से पढ़ने की जिद नहीं की। कार्तिक की बातों से भूषण काका भावुक हो उठे और बोले, बारे कार्तिक, तू भले ही पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन तू बहुत समझदार है। तूने अपने माता पिता की स्थिति को देखते हुए कोई जिद नहीं की, वरना आजकल के बच्चे तो माता पिता की परिस्थितियों को समझे बिना ही जिद करते हैं। और तू चिंता मत कर, बिना पढ़े लिखे भी लोग बहुत कुछ कर लेते हैं। देखना, तू भी एक दिन कुछ बड़ा करेगा। अब मैं चलता हूँ। भूषण काका इतना कहकर वहां से चले गए। कार्तिक भी रोज की तरह गौरी और चंपा को चराने ले गया। ऐसे ही दिन बीत गए। एक दिन जब भूषण काका अपने घर पर बैठे थे, तभी उनका पोता आनंद शहर से आता है। आनंद को देख भूषण काका बहुत खुश हुए। अरे आनंद, मेरे पोते, तू आ गया। प्रणाम बाबा, कैसे हैं आप? खुश रहो बेटा और हमेशा तरक्की करो। कितने दिनों बाद आपको देख रहा हूँ। तू तो सच में बहुत बड़ा हो गया है। बाबा, आपने सोनू अंकल से खेती के बारे में बात की थी कि नहीं? अरे मैं तो भूल गया बेटा। उस दिन जब गया था तो सोनू घर में नहीं था, लेकिन मैंने कार्तिक को कहा था कि अपने पिता से बता दे। भूषण काका के मुंह से कार्तिक का नाम सुनकर आनंद बहुत खुश हुआ और बोला, अरे मैं तो कार्तिक को भूल ही गया था। बाबा, मैं कार्तिक से मिलने जा रहा हूँ और सोनू अंकल से भी बात कर लूंगा। पर बेटा, तू अभी अभी तो घर आया है, तूने कुछ खाया भी नहीं होगा। तू रुक, मैं तेरे लिए कुछ बना देता हूँ। नहीं बाबा, अभी मुझे जाना होगा और आप मेरी चिंता मत करिए, मैं कार्तिक के घर खाना खा लूंगा। इतना कहकर आनंद अपने बचपन के दोस्त कार्तिक से मिलने के लिए दौड़कर उसके घर गया। उधर कार्तिक नाश्ता करने जा रहा था, तभी आनंद वहां पहुंच जाता है। आनंद को देखकर कार्तिक की भी खुशी का ठिकाना ना रहा, और हो भी क्यों ना, दोनों दोस्त आखिर इतने सालों बाद जो मिले थे। अरे कैसा है मेरे भाई, बड़े दिनों बाद तुझे देख रहा हूँ। तू तो बिल्कुल नहीं बदला। अरे तू भी तो नहीं बदला, बिल्कुल पहले जैसा है। खैर वो सब छोड़, आजा नाश्ता करते हैं। माँ ने गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए हैं। हाँ यार, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। लगता है आज 3-4 पराठे तो खा ही लूंगा। फिर दोनों दोस्त बैठकर नाश्ता करते हैं और खूब गप्पे लड़ाते हैं। नाश्ता करने के बाद आनंद ने कार्तिक से कहा, अरे भाई सुन, सोनू अंकल हैं क्या? मुझे उनसे खेती के बारे में जानना है। और पिताजी तो खेत पर गए हैं, और उस दिन भूषण काका भी मुझसे यही कह रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं, चल हम खेत चलते हैं। तू मेरे पिताजी से बात भी कर लेना और इसी बहाने हम पूरा गांव भी घूम लेंगे।
हाँ, ये अच्छा आइडिया है। वैसे भी शहर में रहकर मैंने गांव को बहुत मिस किया है। चलते हैं। फिर दोनों मित्र खेत की तरफ चल पड़े। और बता, फिर क्या चल रहा है जिंदगी में? मतलब आगे क्या करना है? मैं क्या बताऊं, बस रोज सुबह उठता हूँ, अपने गौरी और चंपा को चराने ले जाता हूँ और शाम को घर। बस यही चल रहा है जिंदगी में। हाँ भाई, लेकिन मैं आगे फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। तुझे फ्यूचर में क्या करना है? मैं क्या कर सकता हूँ यार, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। माँ और पिताजी के पास इतना पैसा नहीं कि मुझे शहर पढ़ाई करने के लिए भेज सकें। आनंद को यह सब सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसी तरह दोनों बातें करते हुए खेत पर पहुंच जाते हैं, जहां सोनू अपने खेत पर हल चला रहा था। पिताजी, ये देखिए, मेरे बचपन का दोस्त आनंद आया है। इसे आपसे खेती की कुछ जानकारी चाहिए। प्रणाम अंकल और आंटी। जीता रहे बेटा, तू तो कितना बड़ा हो गया। लेकिन भूषण ने तो नहीं बताया कि उसका पोता आने वाला है। नहीं अंकल, बाबा आपके घर गए थे, लेकिन आप उस वक्त घर पर नहीं थे आंटी। हाँ पिताजी, भूषण काका ने मुझे कहा था, लेकिन मैं आपको बताना भूल गया। कोई बात नहीं बेटा। अच्छा बेटे, आनंद आखिर कितने दिनों के लिए आया है? बस अगले हफ्ते वापस लौट जाऊंगा। फिर तू चिंता मत कर बेटा, मैं तुझे खेती से जुड़ी हर चीज बारीकी से बता दूंगा। फिर सभी कुछ देर बातें करते हैं। उसके बाद आनंद और कार्तिक वहां से चले जाते हैं। चल, मैं तुझे मेरी सबसे पसंदीदा जगह ले चलता हूँ, जहाँ मैं अक्सर जाया करता था। अच्छा, ऐसी कौन सी जगह है, मुझे भी तो पता। ठीक है, तू चल। फिर कार्तिक आनंद को नदी के पास ले जाता है और दोनों नदी के किनारे बैठ जाते हैं। तुझे पता है, मैं अक्सर ज्यादातर समय यहीं बिताता हूँ। न जाने क्यों मुझे यहाँ बहुत सुकून मिलता है। मन करता है यहीं एक घर बना लूं और यहीं रह जाऊं। कार्तिक की बात सुनकर आनंद के मन में एक आइडिया आया। उसने कार्तिक से कहा, अरे वाह, मेरे दिमाग में प्लान है। क्यों ना तू यहीं गांव में रहकर एक नया बिजनेस स्टार्ट करे। ये तू क्या बोल रहा है? मैं कुछ समझा नहीं। देख, मैं समझाता हूँ। क्यों ना तू गांव में एक रिवर फ्लोटिंग हाउस बनाए और उसे टूरिस्ट को रेंट पे दे। इससे तेरा सपना भी पूरा होगा और तुझे अच्छा मुनाफा भी होगा। तू कहीं पागल तो नहीं हो गया है? नदी के ऊपर घर भी हो सकता है भला। अरे हाँ भाई, आजकल टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई है, नदी में घर बनाया जा सकता है। लेकिन क्या फायदा रिवर फ्लोटिंग हाउस बनाने में, बहुत पैसे लगेंगे और मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। खैर, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। आनंद ने कार्तिक को बहुत समझाया, लेकिन कार्तिक ने उसकी एक ना सुनी, क्योंकि कार्तिक जानता था कि उसके माँ बाप के पास रिवर फ्लोटिंग हाउस बनाने के लिए पैसे नहीं हैं। फिर दोनों अपने घर लौट गए। रात हो गई। आनंद को नींद नहीं आ रही थी। उसे अभी कार्तिक की चिंता खाए जा रही थी। तभी वहाँ भूषण काका आते हैं। क्या बात है बेटे आनंद, तू अभी तक सोया नहीं और तू परेशान भी लग रहा है। हाँ बाबा, मैं कार्तिक के बारे में सोच रहा हूँ। क्या? कार्तिक के बारे में? हाँ बाबा, कार्तिक बेचारा अपनी गरीबी के कारण कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन मैंने उसके लिए कुछ सोचा है। फिर आनंद ने भूषण काका को रिवर फ्लोटिंग हाउस वाले आइडिया को बताया, जिसे सुन भूषण काका बहुत ही खुश हुए। अरे वाह आनंद, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। लेकिन सिर्फ आइडिया होने से क्या होगा? रिवर फ्लोटिंग हाउस बनाने में पैसे भी तो चाहिए और वो उसके पास नहीं है। बेटा, तेरा ये रिवर फ्लोटिंग हाउस को बनाने में कितने पैसे लगेंगे? बाबा, कम से कम 10 लाख रुपए तो लगेंगे। बाप रे, 10 लाख तो बहुत ज्यादा है बेटा। लेकिन तेरा आइडिया भी अच्छा है। शहर के लोग को जब पता चलेगा कि गांव में रिवर फ्लोटिंग हाउस है तो वो इसका अनुभव जरूर करेंगे, जिस वजह से रिवर फ्लोटिंग हाउस से अच्छा मुनाफा होगा। बाबा, मैं जानता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें पहले 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। आनंद की बात सुनकर भूषण काका ने खुशी से कहा, बेटा समझो, काम हो गया। हम बैंक से लोन लेकर रिवर फ्लोटिंग हाउस बना सकते हैं। अरे वाह बाबा, मैंने तो बैंक के बारे में सोचा ही नहीं। अगर हम बैंक से लोन ले तो हमारा काम हो सकता है। हाँ बेटा, हम कल ही जाकर कार्तिक से बात करेंगे। लेकिन बाबा, क्या सोनू अंकल इसके लिए मानेंगे? अरे कैसे नहीं मानेगा? आनंद को भूषण काका की बात सुनकर अब चैन आ गया था। फिर दोनों सोने चले जाते हैं।
अगली सुबह भूषण काका आनंद के साथ कार्तिक के घर गए, जहां पर सोनू, कमला और कार्तिक तीनों थे। अरे आओ भूषण भाई, बताओ मैं क्या सेवा करूं तुम्हारी। सोनू भाई, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आया हूँ। ये कार्तिक के भविष्य के बारे में है। क्या बात है भूषण भाई? फिर भूषण ने सोनू को रिवर फ्लोटिंग हाउस बिजनेस के बारे में बताया। भूषण, नदी में घर ये कैसे हो सकता है? बन सकता है अंकल। आजकल नदी में घर बनाना बहुत आसान है और शहर के लोगों को नेचर बहुत पसंद है। जब उन्हें पता चलेगा कि गांव में रिवर फ्लोटिंग हाउस है तो वो इसका अनुभव जरूर करेंगे। बेटा आनंद, बात तो तेरी सही है, लेकिन तू तो हमारे हालात जानता है ना। हमारे पास तो हमारे कार्तिक को पढ़ाने के लिए भी पैसे नहीं है। हमारे पास उसका भी रास्ता है। हम बैंक से 1 लाख रुपए लोन लेकर रिवर फ्लोटिंग हाउस बिजनेस खड़ा करेंगे। 10 लाख तो बहुत बड़ी कीमत है भूषण भाई। और मान लो अगर ये रिवर्स फ्लोटिंग हाउस का बिजनेस नहीं चला तो? अंकल, मैंने सब सोच समझकर ये प्लान किया है और मैं खुद शहर जाकर लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। देख सोनू, हम तुझ पर कोई जोर नहीं दे रहे, लेकिन इससे कार्तिक की जिंदगी बदल सकती है। और बिजनेस चलना या ना चलना ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन अगर हम ना चलने के डर से रिस्क नहीं लेंगे तो हमें सक्सेस कैसे मिलेगी? सभी की बातें सुन सोनू सोच में पड़ गया। सोनू भी चाहता था कि उसके बेटे कार्तिक की जिंदगी बदल जाए, इसलिए उसने हाँ कर दिया। ठीक है भूषण भाई, मैं तैयार हूँ। यह सुनकर आनंद और कार्तिक दोनों खुश हो गए। मैं भी चाहता हूँ मेरे कार्तिक की जिंदगी ठीक हो जाए। आज तक हमने कार्तिक के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अब मैं कार्तिक को नहीं रोक सकता। हाँ, अगर इससे हमारे संगीत कार्तिक की जिंदगी बदलती है तो हम रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो फिर हम आज ही बैंक जाकर लोन के लिए बात करते हैं। इसके बाद भूषण काका आनंद और कार्तिक के साथ बैंक जाने के लिए चल पड़े। Yes sir, what can I help you? Hello sir, I want a loan for my new business, a river floating house project. Sure sir, please come with me. फिर तीनों उस बैंक कर्मचारी के साथ बैंक मैनेजर राजीव गुप्ता के पास जाते हैं। हाँ सर, कहिए, हमारा बैंक आपकी क्या सहायता कर सकता है? देखिए मिस्टर राजीव गुप्ता, हमें हमारे नए बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए का लोन चाहिए। सर, लोन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन क्या आपके घर में कोई ऐसा है जो सैलरी बेस्ड जॉब करता हो? नहीं मिस्टर राजीव गुप्ता, हमारे यहाँ सैलरी बेस्ड जॉब करने वाला कोई नहीं है। माफ करिए सर, लेकिन बिना सैलरी बेस्ड आदमी को हम सिर्फ 5 लाख रुपए तक का ही लोन दे सकते हैं। सर प्लीज ऐसा मत कहिए। आई एम सॉरी सर, लेकिन हम पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जा सकते। ठीक है सर, आप हमें 5 लाख का ही लोन दे दीजिए। फिर बैंक मैनेजर राजीव गुप्ता ने आनंद को 5 लाख रुपए दिए, जिसे लेकर तीनों अपने घर वापस लौट गए। बाबा, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो सिर्फ 5 लाख ही हैं और बाकी के 5 लाख कहाँ से लाएंगे? मैंने तो पहले ही कहा था कि ये रिवर फ्लोटिंग हाउस के लिए बहुत पैसे लगेंगे। मुझे तो लगता है ये मुझसे नहीं होगा। नहीं बेटा कार्तिक, जिंदगी में छोटी छोटी मुसीबतें तो आती रहती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम डर जाएं। अरे हमें तो उन मुसीबतों का डट कर सामना करना चाहिए। लेकिन बाबा, अब हम आगे क्या करेंगे? कैसे लाएंगे 5 लाख? अब तो भगवान ही कोई रास्ता दिखा सकता है। कार्तिक बेचारा उदास हो गया और चुपचाप अपने घर लौट गया। कार्तिक को देखकर उसके पिता सोनू ने कार्तिक से पूछा, क्या हुआ बेटा? कार्तिक, लोन मिला या नहीं? बेटा कार्तिक, क्या हुआ? तू चुप क्यों है और तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अपने बाप की बात सुनकर कार्तिक रोने लगा और बोला, माँ, पिताजी, बैंक से हमें सिर्फ 5 लाख का ही लोन मिला है। लगता है भगवान भी यही चाहता है कि मैं हमेशा एक अनपढ़ और गवार की जिंदगी जीऊं। इतना कहकर कार्तिक वहां से अपने कमरे में भाग जाता है। तू ये हमारे फूल जैसे कार्तिक का कैसा परीक्षा ले रहा है? रात हो गई। कार्तिक के माता पिता चिंता में बैठे थे।
अजी, मुझे हमारे कार्तिक के लिए बहुत बुरा लग रहा है। उस बेचारे ने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ कमला, लेकिन हम यूं अपने बेटे को हारने नहीं दे सकते। क्या हुआ अगर बैंक वालों ने उसकी मदद नहीं की तो? अभी उसके माँ बाप जिंदा हैं। सोनू की बात सुनकर कमला ने सोनू से पूछा, अजी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ समझी नहीं। कि हम देंगे हमारे कार्तिक को 5 लाख रुपए। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम अपने खेत को पन्ना सेठ के यहाँ गिरवी रख दें। अजी, आप ये क्या बोल रहे हैं? एक वो खेत ही तो है हमारे पास। अगर हमने वो भी बेच दिया तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो हम और कर भी क्या सकते हैं कमला? हमने आज तक अपने कार्तिक के लिए कुछ नहीं किया। इस बार तो हमें उसके लिए कुछ करना ही चाहिए। सोनू की बात सुनकर कमला मान गई और बोली, ठीक है जी, तो हम कल ही पन्ना सेठ के पास जाकर अपने खेत को गिरवी रख देंगे। अगली सुबह सोनू और कमला पन्ना सेठ के पास गए और अपने खेत को गिरवी रख दिया और 5 लाख रुपए लेकर भूषण काका के घर गए। अरे अंकल आंटी, आप दोनों आइए ला। अरे क्या बात है सोनू, सवेरे सवेरे यहाँ सब कुछ ठीक तो है ना भूषण भाई? ये लो 5 लाख रुपए। अब तो हम रिवर फ्लोटिंग हाउस बना सकते हैं ना? हाँ अंकल, अब हम रिवर फ्लोटिंग हाउस बना सकते हैं। भूषण काका को सोनू पर शक हुआ। उन्होंने सोनू से पूछा, वो सब तो ठीक है सोनू, लेकिन तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से? अरे भाई, अब पैसे कहाँ से आए कैसे आए वो सब छोड़ो और रिवर फ्लोटिंग हाउस बनाने का काम शुरू करो। नहीं सोनू, तुझे पहले बताना होगा, वरना मैं अभी जाकर कार्तिक से बात करता हूँ। भूषण की बात सुनकर सोनू घबरा गया और बोला, नहीं भूषण भाई, कृपया कर कार्तिक को कुछ मत पूछना। तो फिर बताओ, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? फिर सोनू ने भूषण को सारी बात बताई, जिसे सुन भूषण और आनंद दोनों चौंक गए। क्या तूने अपने खेत को गिरवी रख दिया? लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं अपने बेटे को हारता हुआ नहीं देख सकता। वैसे भी उसने आज तक हमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैं उसका पिता हूँ। मैं जानता हूँ वो हमेशा इसलिए कुछ नहीं मांगता क्योंकि उसे पता है कि उसके पिता के पास पैसे नहीं हैं। जब वो मेरे बारे में इतना सोच सकता है तो मैं क्यों नहीं। सच में अंकल, आपकी तरह पिता होना बहुत भाग्य की बात है। कार्तिक बहुत खुशनसीब है जो उसे आप जैसे पेरेंट्स मिले हैं। भूषण भाई, आप दोनों अभी कार्तिक को इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। आप दोनों चिंता मत करो कमला बहन, मैं अभी कार्तिक को कुछ नहीं बताऊंगा। तो ठीक है, फिर मैं आज से रिवर फ्लोटिंग हाउस का काम शुरू करवाता हूँ। फिर जब ये बात कार्तिक को पता चली तो वो खुशी से नाचने लगा। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और कुछ ही दिनों में रिवर फ्लोटिंग हाउस बनकर तैयार हो गया। वाह बेटा आनंद, कितना सुंदर लग रहा है ये रिवर फ्लोटिंग हाउस। हाँ बाबा, अभी तो ये और सुंदर लगेगा जब इसमें फूल लग जाएंगे। कुछ ही दिनों में रिवर फ्लोटिंग हाउस पूरी तरह से तैयार था। तभी आनंद ने कार्तिक से कहा, देख भाई कार्तिक, सबसे पहले मैं ही तेरे इस रिवर फ्लोटिंग हाउस में रहूंगा। हाँ भाई आनंद, ये भी कोई कहने वाली बात है। फिर आनंद ने पूरे 2 दिन उस रिवर फ्लोटिंग हाउस में बिताए। वाह कार्तिक भाई, मजा आ गया। ये रिवर फ्लोटिंग हाउस तो बहुत ही कमाल का है। और साथ ही साथ उसने सोनू से खेती के बारे में जानकारी भी ले ली और अब वो शहर वापस लौट रहा था। आनंद मेरे दोस्त, तेरा बहुत शुक्रिया। अगर तू नहीं होता तो शायद आज मैं वही कार्तिक होता। सच कहते हैं लोग कि एक अच्छे दोस्त का होना जिंदगी में जरूरी है। मेरे दोस्त कार्तिक, ये 1 सप्ताह कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, लेकिन अब मुझे जाना होगा। पर उससे पहले ये लो तुम्हारी पहली कमाई, पूरे 10,000 रुपए। अरे तू पागल हो गया है क्या? मैं भला तुझसे पैसे लूंगा? अरे रख ले कार्तिक बेटा, ये तेरी पहली कमाई है और पहली बार आए लक्ष्मी को ना नहीं करते। फिर आनंद ने कार्तिक को 10,000 रुपए का चेक दिया। अपनी पहली कमाई से कार्तिक बहुत खुश था। फिर आनंद शहर चला गया और वहां जाकर
उसने अपने दोस्तों से रिवर फ्लोटिंग हाउस के बारे में बताया। क्या सच में गांव में नदी के ऊपर तैरता हुआ घर? फिर तो मैं जरूर जाऊंगा। अरे हाँ, मैं भी जाऊंगा। आखिर मुझे भी तो ये खूबसूरत नज़ारा देखना है। ऐसे ही धीरे धीरे रिवर फ्लोटिंग की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। अब हमेशा कोई ना कोई रिवर फ्लोटिंग हाउस का अनुभव करने आने लगा। धीरे धीरे कार्तिक को मुनाफा होने लगा। काका, आप और आनंद नहीं होते तो शायद आज मैं कुछ नहीं कर पाता, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं बेटा कार्तिक, अगर तुझे धन्यवाद करना ही है तो अपने माता पिता का कर, जिसने तेरे सपने को पूरा करने के लिए अपने जमीन तक को गिरवी रख दिया। कार्तिक ये सुनकर चौंक गया और बोला, माँ, पिताजी, आज ही आपने साबित कर दिया कि माता पिता अपने संतान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। शायद मैं अगले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए थे जो इस जन्म में मुझे आप जैसे माता पिता मिले। ऐसे ही कई महीने बीत गए। रिवर फ्लोटिंग हाउस से अच्छा मुनाफा होने की वजह से कार्तिक ने अपनी गिरवी रखी हुई खेत को छुड़ाया और बैंक का लोन भी भर दिया। और इस तरह उसने अपना रिवर फ्लोटिंग हाउस का बिजनेस को चलाया और खुशी खुशी जीवन बिताने लगे।